श्रीमान रामलाल जी, श्री नड्डा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्रीमान कोहली जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मैं उनके पास गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि अटल जी आप 11 अशोका रोड पर आइए। तो जैसा उनका कार्यशैली थी वो काफी देर तक मेरे सामने देखते रह गए। तो बोले क्या जरूरत है? तो मैंने कहा था अटल जी तो 11 अशोका रोड पर बहुत बार आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। और मुझे याद है कि मैं और बापू आप्टे उस समय ये कुर्सियां लगाते थे, ये सारी सजावट करते थे कि अटल जी आने वाले हैं। बाहर मालाएं बालाएं बांध रहे थे। कुछ कार्यकर्ता कि हमारे जो कार्यकर्ता आज भी हैं, पुरानी टीम, तो हम लोग एक उत्सव मनाने के मूड में थे उस दिन। और एक अलग ही माहौल था उस दिन, क्योंकि हम लोगों के लिए अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री और वो अपने कार्यालय पे आए, उस समय मैं व्यवस्था देखता था और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आज आप सब मुझे ये सम्मान दे रहे हैं। जैसे नड्डा जी बता रहे थे, मैं यही कार्यालय में रहता था, एक छोटे से कमरे में, और कई वर्षों तक यहां कार्यालय के साथियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति कितना ही कोई नई नई जिम्मेवारियां भले आ जाएं, लेकिन जो अपने रूट्स होते हैं उससे अगर वो जुड़ा रहता है तो उसको निरंतर एक नई ताकत मिलती रहती है। तो कार्यालय आने के पीछे मेरा इरादा ये था, यहां से मुझे एक नई ऊर्जा मिले, नई ताकत मिले, नई प्रेरणा मिले, क्योंकि इस धरती का अपना योगदान है। सालों से इस कार्यालय में अनेक अपने महानुभावों ने अनेक नई योजनाएं बनाई हैं, नए कार्य किए हैं, प्रेरणा दी है, परिश्रम किया है। चाहे भंडारी जी हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, ऐसे अनेक वरिष्ठ लोगों ने यहां पर एक प्रकार से तपस्या की है। और इसलिए ये जगह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार से प्रेरणा तीर्थ है। और इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा स्वाभाविक मन था कि मुझे एक बार कार्यालय जाना चाहिए। तो मैंने रामलाल जी से आग्रह किया था कि मैं एक आध बार कार्यालय आना चाहता हूं। तो मैंने कहा संडे होगा तो अच्छा रहेगा, ताकि और कामों से मैं थोड़ा समय निकाल पाऊं। तो आज मुझे रामलाल जी ने समय दिया था कि आप इस समय आइए। तो रामलाल जी ने जो समय दिया उस समय पर मैं आपके बीच आया हूं। चुनाव के समय हर एक के पास इतना काम होता है, इतनी विविधताओं से भरे हुए काम रहते हैं कि एक बिल्डिंग में भी दो लोग आराम से एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं, सुख दुख पूछ नहीं पाते। एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं लेकिन हफ्ते भर मिल नहीं पाते, इतना काम रहता है। तो मैं भी उस समय लगातार दौड़ता रहता था। दिल्ली आना भी मेरा कम हुआ, क्योंकि देश में मैं भ्रमण कर रहा था। जो मुख्य टीम थी
चुनाव व्यवस्थापन देखती थी, उनका भी बड़ा आग्रह था, एक आध बार हम लोग सब मिलना चाहते थे। मैंने उनको कहा था कि आप मिलने के लिए मत आइए, मैं खुद आऊंगा। तो इसलिए भी मैं आज उस समय जो टीम थी जिसने पूरे चुनाव संचालन किया था, उन सबको भी मैं अभिवादन करता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से, अब हम लोगों का स्वभाव जरा कम रहता है, हम ज्यादा हिस्ट्री कॉन्शियस नहीं है, इसलिए पूरा कैंपेन कैसे चला, कितने प्रकार की योजनाएं बनी, कैसे कैसे मोड़ आए, किस प्रकार से उस स्थितियों में सब ऊपर उठे, बहुत सी बातें होती हैं। मैं नहीं जानता हूं कौन इस पर कोई किताब लिखेगा कि नहीं लिखेगा, लेकिन दुनिया में छोटे छोटे देशों के भी चुनाव अभियान पर किताबें छपती है। एक किताब तो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी जब यूके में टॉनी ब्लेयर पहली बार जीत करके आए थे, और एक किताब निकली थी स्पिन डॉक्टर। तो चुनाव में किस प्रकार से रणनीति बनाई और किस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त किया, उसके सारा वर्णन उसमें है। न्यू लेबर करके भी एक और किताब निकली थी, जिन्होंने एक आइडियोलॉजिकली किस प्रकार से नया बदलाव लाया था। अमेरिका में भी जब ओबामा का पहला चुनाव हुआ तो उसको, क्योंकि उसका एक नया डायमेंशन था, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हुआ था, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग हुआ था, उसकी भी विदेशों में बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन दुनिया में कहीं पर भी इतने बड़ी मात्रा में चुनाव कहीं होता नहीं है। अभी जब विदेश के महानुभावों से मेरी बातचीत होती है टेलीफोन पर, उनके बधाई के लिए उनके फोन आते हैं, और जब मैं उनको बताता हूं कि 550 मिलियन वोटर्स, तो उनको पल भर तो ऐसे ही उनको लगता है इतना बड़ा काम होता है देश में। तो अपने आप में हमारे यहां चुनाव का स्केल इतना बड़ा है, लेकिन उसको जिस रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, न हमारा इलेक्शन कमीशन भी कर पाया है और न ही हम राजनीतिक दलों के रूप में भी कर पाए हैं। लेकिन कभी न कभी तो विश्व के सामने ये बात आनी चाहिए कि भारत में लोकतंत्र ये स्वभाव है, यहां के डीएनए में है, यहां की जेनेटिक सिस्टम में है। वरना गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति 44 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे आकर के राजनीतिक कार्यक्रम में कैसे हिस्सा ले सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे सोशल साइंटिस्टों ने उतनी मात्रा में शायद उसका अध्ययन नहीं किया है। अगर वो अध्ययन होता तो भारत का लोकतंत्र कितना, भारत के लोकतंत्र की ताकत की चर्चा ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी के बाद के चुनाव में जन सामान्य ने जो अपना वर्डिक्ट दिया, उसके आसपास तो चर्चा होती है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहां चुनावों में, राज्य कक्षा के चुनाव में बदलाव आते हैं, नेशनल लेवल पर बदलाव आते हैं, वो अपने आप में एक, वो सिर्फ अंकगणित का खेल नहीं है, कितने परसेंटेज और कितनी सीटें और किसकी सरकार। इसके सिवाय भी एक जन सामान्य के डेमोक्रेटिक मन की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा ये उत्सव है। उसको जिस रूप में दुनिया के सामने आना चाहिए वो अभी तक तो आता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद वो जरूर विश्व इसकी चर्चा भी करेगा और विश्व उससे बहुत कुछ पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। सामान्य मानवीय की सूझबूझ देखिए, अगर ये पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कॉमन थॉट प्रोसेस न होता, एक कॉमन स्ट्रांग अंडरकरंट न होता, तो क्लियर कट मेजोरिटी का वर्डिक्ट नहीं मिलता। किसी एक आध राज्य में मिल जाए वो अलग बात है। ये बताता है कि भारत के लोगों ने शासन को कितनी बारीकाई से देखा है, कठिनाइयों का मूल कहां है उसको बड़ी भली भांति समझा है,
देश को आगे ले जाना है तो किस प्रकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसकी समझ हिंदुस्तान के सामान्य मतदाता को है, उसका इसमें अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ये अपने आप में सोशल साइंटिस्टों के लिए, पॉलिटिकल पंडितों के लिए, इलेक्टोरल एनालिसिस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अहम काम है उनके सामने। और इसको अगर हमारे देश में तवज्जो दी जाए, यूनिवर्सिटीज आगे आए और इसका डॉक्यूमेंटेशन करके अगर दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल, 21वीं सदी का इतना बड़े चुनाव का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, इसकी पूरी 21वीं सदी पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है, ये बहुत बड़ा संशोधन का विषय बनने वाला है। हम भी कार्यकर्ताओं को, विजय अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस विजय के साथ भारत के सामान्य मानव की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, ये हम जितना ज्यादा परकोलेट करेंगे उतना देश के भविष्य के लिए बहुत उपयुक्त होगा। बहुत बार हमारे देश में जब भी चुनावी चर्चा है तो राजनीति के समीकरणों से ज्यादा जातीय समीकरणों की चर्चा रही है। ये पहला चुनाव ऐसा है कि सारे जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, परंपरागत समीकरण सारों से ऊपर उठ करके देश के मतदाता ने अपना वर्डिक्ट दिया है। वो कौन सी प्रेरणा है, वो कौन सा इंस्पिरेशन है, वो कौन सी अपेक्षाएं हैं जो देश की जनता को उस बिंदु पर जोड़ रही है। और मैंने बहुत पहले अपने राष्ट्रीय परिषद में कहा था कि चुनाव एक आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और ये नतीजे उस बात को ताकत दे रहे हैं कि हां, लोगों ने एक नई आशा के लिए इस सरकार को चुना है, एक अपनी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति एक होप के साथ चुनाव में मतदान किया है। और इसलिए सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और हम सबका दायित्व बनता है कि हम जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरे उतरें, मेहनत करने में कोई कमी न छोड़ें और हमारे निर्णय सामान्य मानवी को अगर ये भरोसा दे सकते हैं कि हां भाई, अच्छा करने की दिशा में निष्ठापूर्वक किया गया ये प्रयास है, तो ये देश कभी भी आपसे नाता नहीं तोड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारत की जनता की एक विशेषता है कि वो खुद की भलाई के लिए क्या हुआ, उसी एक तराजू से चीजों को नहीं तोलते हैं। वो एक तराजू होता है, लेकिन ज्यादातर उस तराजू की ताकत ज्यादा होती है कि आपके प्रयास कितने निष्ठापूर्वक हुए, आप अपने प्रयासों में कितने प्रतिबद्ध थे, आप अपने प्रयासों के प्रति सामान्य मानवी को केंद्र बिंदु में रख करके कितने आगे बढ़ रहे थे। ये अगर हम निष्ठा की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो ये देश की जनता पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत सम्मान करती रहती है। ये देश की विशेषता रही है। और इसलिए हम जहां भी हो, जो भी दायित्व मिला है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं के अनुरूप कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसके आधार पर तय होगा कि और देश के लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि भारत की जनता का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। भूतकाल में जनता ने प्रयोग किए हैं, जनता ने साहस दिखाया है, लेकिन समय समय पर उसे निराशा मिली है। वो पहले से ही सन 1967 से जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी थी, लेकिन और प्रयोगों ने उसको और निराश कर दिया था। और फिर
घूम घाम करके मुड़ करके भाई वहीं चले जाना पड़ता था। ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता तो हमसे 10 कदम आगे है, हम जनता के साथ कदम से कदम मिला करके देश हित में उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप किस प्रकार से अपना आचरण करें, किस प्रकार से अपनी गतिविधियां चलाएं, किस प्रकार से अपने कदम उठाएं, उसके आधार पर देश के सामान्य व्यक्ति का लोकतंत्र पर विश्वास और बढ़ेगा, जो पूरे विश्व के लिए एक ताकत बन सकता है। भारत जैसे इतने बड़े देश की लोकतांत्रिक ताकत का बढ़ना यानी विश्व पर इसका इन्फ्लुएंस होता है, विश्व पर इसका प्रभाव होता है। हमने कभी भारत के दायरे के बाद हमने आपको सोचा नहीं। हम बहुत बड़े देश हैं, हम बहुत पुराने देश हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं। ये विश्व को अनुभूति हमें करानी होगी और एक बार अनुभूति कराएंगे तो विश्व भी हमें अपने के साथ बराबरी का दर्जा देने से कभी भी कोताही नहीं बरतेगा, ये मेरा विश्वास है। सार्क इनिशिएटिव ये अपने आप में विश्व को एक मैसेज देने का एक बहुत बड़ा कारण बना है। सारी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, अभी भी चर्चा कर रही है कि कैसे हुआ, क्या लगता है, क्या सब चर्चा कर रहे हैं। सही समय पर सही इनिशिएटिव कितना बड़ा परिणाम देता है, इसका हम प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं कि आपने पूरे चुनाव के, और लंबा चुनाव होता है तो उसकी व्यवस्थाओं को सस्टेन करना अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं यहीं रह करके चुनाव प्रबंधन करने वालों में से एक था, इसलिए मुझे मालूम है कि कितना मेहनत का काम होता है और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं इतनी होती है कि आप कितना ही करो, शाम पढ़ते पढ़ते तो आपको डांट पड़ती ही पड़ती है। कहीं न कहीं से फोन आएगा, मैंने सुबह से कहा था मेरा काम क्यों नहीं हुआ, उसको भेजने के लिए मैंने कहा था क्यों नहीं हुआ, वो मैंने फैक्स मंगवाया था क्यों नहीं भेजा, उस नेता से बात करवाना चाहता क्यों नहीं हुई। तो यहां के लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ सुना होगा, क्या कुछ झेला होगा, लेकिन उसके बाद भी हंसते खेलते सारे काम को आपने आगे बढ़ाया और विजयश्री को प्राप्त करने में जितने लोग मंच पर शोभा बढ़ाते हैं, उससे ज्यादा पर्दे के पीछे जो पसीना बहाते हैं उनकी ताकत बहुत होती है। और ये वो लोग होते हैं जो कभी टीवी पर के स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते। ये वो लोग होते हैं जिनको कभी माला पहनने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये वो लोग होते हैं कभी अखबार की सुर्खियों में उनका नाम तो कभी छपता नहीं है। और ऐसे लक्षावधि लोग होते हैं जो इस प्रकार से तपस्या करते हैं, न कभी वो टिकट की कतार में खड़े रहते हैं, न कभी उनके जीवन में इस प्रकार का पद की शोभा बढ़ाने का अवसर मिलने वाला है। उसके बाद भी भारत माता की जय, इसी एक संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुटे रहने वाले लक्षावधि कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के पास होना, ये अपने आप में हम लोगों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। ऐसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत ये विजयश्री प्राप्त होती है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस चुनाव के कार्यकाल में कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण भी खोए हैं। रैलियों में कभी जाते आते हुआ, कभी व्यवस्थाओं में लगे होंगे, कोई अकस्मात में गए, लेकिन एक मंत्र के लेकर के काम कर रहे थे। जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आदरपूर्वक श्रद्धा भी अर्पण करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं उनके प्रति। उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, ये भी मैं प्रार्थना करता हूं। फिर एक बार आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये ठीक है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ 2 शब्द और जुड़ गए हैं, लेकिन उन 6 अक्षरों वाला शब्द जिसको लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, 5 अक्षरों वाला शब्द, उससे ज्यादा 4 अक्षरों वाला शब्द ज्यादा ताकतवर है और वो है कार्यकर्ता। और इसलिए ये कार्यकर्ता की बदौलत है, उन 4 अक्षरों की ताकत है कि जिसने इस 5 अक्षरों की शोभा बढ़ाई है। उन 4 अक्षरों के लिए कार्यकर्ता के रूप में जीने वाले, जूझने वाले, जीवन खपाने वाले, उन्हीं की बदौलत है
कि कभी 5 अक्षर पैदा होते हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।